हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया और साथ ही साथ में लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि लैंड क्या है, एज ए रिसोर्स भी है। ठीक है, लैंड भी क्या है, ज़मीन जो है वो एक संसाधन की तरह भी काम करती है। हम उसके ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर हम अपनी फसल उगाते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो लैंड क्या है, एक ज़मीन जो है वो संसाधन के रूप में भी काम करती है। फिर हमने देखा कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो भी, उसका भी अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन है ना। कुछ फैलो लैंड है, कुछ कल्टिवेटेड ही नहीं है 4-5 साल तक, कुछ बहुत सारी लैंड है जो परमानेंट पास्चर पे रखी हुई है, लैंड ग्रेजिंग के लिए रखी हुई है। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर जंगली घासें वगैरह उगी हुई है, कुछ नेट सोन एरियाज में होता है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारे तरीके देखे जिसके अंदर जिस तरीके से लैंड को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है ना। वैसे ही अगर हम बात करें कि ये जो लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न जो है इंडिया में किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिटरमाइन करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। पहला फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एक्सेट्रा, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो लैंड ज़मीन को यूज़ करने का जो पैटर्न है, यानी कि जो तरीका है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो तरीकों पे। एक तो फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है कि जैसे मान लो आप पहाड़ों वाली साइड पे चले गए, ठीक है, तो अब उसकी टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ों वाली है, ठीक है। अब वहाँ पे खेती हो सकती है क्या, ठीक है, नहीं हो सकती। तो वहाँ पर ज़मीन को यूज़ करने का पैटर्न अलग होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पर प्लेन एरिया है, वहाँ पर अलग होगा, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि बर्फ़ वाले एरिया में देखोगे तो खेती वहाँ पर इस तरीके से हो सकती है क्या जैसी अपने यहाँ पे होती है, नहीं हो सकती, है ना। अगर हम अपने यहाँ पे मतलब एमपी वाली साइड में अगर हम बात करें तो एमपी वाली साइड में जिस तरीके से खेती होती है, ऐसी जम्मू साइड पे हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। बर्फ बहुत गिरती है, बहुत सारी चीज़ें सीजनेबल पे डिपेंड करती है ना। तो ये क्या हो गया, सॉइल टाइप भी हो गई। कहीं पर सॉइल टाइप काफ़ी अच्छी होती है, कहीं पर सॉइल टाइप उपजाऊ नहीं होती है ना, या फिर अलग अलग तरीके की सॉइल टाइप होती है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है लैंड को यूज़ करने का, ज़मीन को यूज़ करने का पैटर्न। वहीं दूसरा ह्यूमन फैक्टर क्या होता है कि जैसे ह्यूमन डेंसिटी, यानी कि जहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर खेती ज़्यादा होगी। या फिर कहा जाए तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर डेंसिटी, रहने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब वो एरिया खेती वाला है तो रहने वाले लोग वहाँ पर जाहिर सी बातें ज़्यादा रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पे रह सकते हैं, बैठ के खेती कर सकते हैं, यहाँ पर अपना घर बार जमा सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ डिपेंड करता है लैंड के पैटर्न को यूज़ करने के लिए। समझ में आया कि लैंड यूज़ पैटर्न बाकायदा अगर बोला जाए तो होता क्या है ना। यानी कि ज़मीन को यूज़ करने का तरीका, कहीं पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं पर बहुत कम यूज़ होता है, कहीं पर खेती ज़्यादा होती है तो कहीं पर पास्चर लैंड ज़्यादा है, कहीं पर पास्चर लैंड ज़्यादा है तो कहीं पर खेती कम होती है, ठीक है। ऐसा हमको देखने को मिला है ना। तो ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सभी के ऊपर, है ना। अब ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारा पास्चर लैंड है ना, यानी कि जहाँ पर गाय, भेड़, बकरियाँ क्या करती हैं, चरती हैं, या फिर कहा जाए तो वो अपना खाना वगैरह खाती है, ये भी काफ़ी हद तक क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो फिर ये लोग कैसे क्या खाती है ना। और इवन ये भी देखा गया है कि जो हम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो पूरा एरिया है ना, जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 328 डिजिट याद रख लो आप, 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अभी जो 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, इसका अपने को पूरा डेटा नहीं पता कि ये पूरे के पूरे एरिया पे क्या होता है ना। इसमें से हमको सिर्फ 93% का डेटा मालूम है। बाकी का एरिया जो है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान वाला एरिया है थोड़ा सा, और थोड़ा एरिया जो है वो असम साइड वाला, मतलब पहाड़ी इलाकों वाला है, तो वो भी हम क्या करते हैं, उसको भी मेजर नहीं कर पाते। तो कुल मिला के हमको 93% एरिया के बारे में ही पता है कि भैया खेती होती है, कि छूटा हुआ लैंड है, कि क्या लैंड है ना। अभी जो छूटा हुआ लैंड है, इसके अंदर पास्चर, ग्रेजिंग वगैरह की हम बात करें तो ये लैंड भी काफ़ी हद तक कम हो गया है ना। कम ज़मीन है पास्चर वगैरह करने के लिए, ग्रेजिंग वगैरह करने के लिए। और नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें तो वो हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि वही मैंने बताया कि आसाम वाला साइड जो है वो मेजर्ड नहीं है, जम्मू कश्मीर और इंडिया वाला जो वाला साइड है, पाकिस्तान वाला साइड, उसको भी हम ज़्यादा हद तक मेजर अभी नहीं कर पाए हैं, है ना। तो नेट सोन एरिया जो है, अगर हम देखा जाए कि उसी के अंदर, नेट सोन एरिया के अंदर ही अगर हम पास्चर और ग्रेजिंग वाला एरिया भी मिला ले तो वो कुछ हद तक 54% तक हमारा टोटल नेट सोन एरिया हो जाएगा। मतलब जो 93% है
वो टोटल उसका 53-54% अराउंड हमारा, अगर हम बोलना चाहे तो कह सकते हैं कि खेती इतने एरिया पे होती है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न इंडिया में देखने को मिला है ऑफ यूजिंग लैंड, है ना। अब ऐसा भी देखा गया है कि क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ज़मीन है और ज़मीन तो क्या है, बढ़िया है, बहुत सारी ज़मीनें है ही सही, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से इंडेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, अपने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बहुत हद तक लैंड क्या होने लगी है, डिग्रेड होने लगी है। कई बार हम क्या करते हैं, खेती करने भिड़ते हैं तो किए जाते हैं, ब्रेक नहीं देते, तो फिर सॉइल क्या हो जाती है, डिग्रेड होने लगती है, ज़मीन क्या हो जाती है, डिग्रेड होने लगती है, वो उपजाऊ कम रह जाती है, क्योंकि बस उसके अंदर थोड़े बहुत न्यूट्रिशन आए और फिर आपने खेती कर दी तो न्यूट्रिशन फिर से क्रॉप खा जाती है, फिर वापस उसको हटाया और वैसे के वैसे ही दूसरी खेती चालू कर दी तो फिर न्यूट्रिशन क्रॉप खा जाती है। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि लैंड जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है कंस्ट्रक्शन की वजह से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो रही है, लैंड काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। तो इस डिग्रेडेशन को रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इस डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमने अपनी ज़मीन जो है वो अभी तक हम पास्ट जनरेशन के साथ में शेयर करते हुए आए, यानी कि हमारी पास्ट जनरेशन ज़मीन शेयर करते हुए आई है, हम ज़मीन शेयर कर रहे हैं, अब आने वाली जनरेशन भी क्या करेगी, ज़मीन को शेयर करेगी, है ना। तो आने वाली जनरेशन को ज़मीन को अगर शेयर करने देना है तो फिर उसके तरीके भी हमको क्या करने पड़ेंगे, सुधारने पड़ेंगे। ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसको रोकना पड़ेगा। अब ये लैंड डिग्रेडेशन होता किस वजह से है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, पहली बात तो, है ना। हम बहुत सारा ज़मीन जो है वो खुली छोड़ देते हैं, गाय भेड़ बकरियाँ उसके ऊपर खाती रहती है, चलती रहती हैं, तो ज़मीन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना। ज़मीन को हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ है, सारी चीज़ें जो है वो काट देते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि जो जड़ें हैं, जब आपने पेड़ काटा तो जड़ भी हटी, अब जड़ हटी तो फिर वो सॉइल क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है ना। उसको जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मिलना काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे में सॉइल पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है। माइनिंग के कारण, ठीक है, क्या होती है, खुदाई होती है। जब अपने को जैसे माइनिंग करना है, अपने खदानों में से सामान निकालना है या फिर कुछ भी हमको रिसोर्सेज निकालना है, तो हम वहाँ पर खुदाई कर करके उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब खुदाई कर करके हमने छोड़ दिया है तो उसमें से लाइमस्टोन भी निकलेगा, मिट्टी भी निकलेगी, सब कुछ बाहर हो जाती है, तो उससे भी ज़मीन काफ़ी हद तक क्या होती है, ख़राब हो जाती है। क्वेरिंग टू हैड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुई है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह या लाइमस्टोन वगैरह जब निकलता है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉइल जो है वो सलाइन हो जाती है, यानी कि अल्कलाइन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर बेसिसिटी बढ़ जाती है, एसिडिक कम हो जाती है। अब जब बेसिसिटी बढ़ जाती है ना, तो फिर ऐसे में क्रॉप अच्छे से नहीं बनती। ठीक है, सॉइल को बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, एसिड मात्रा और जो उसकी बेसिक मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए, ना एसिडिक ज़्यादा हो सकती है ना बेसिक ज़्यादा हो सकती है। अब जब क्या करते हो, आप बहुत पानी देते हो, खूब ज़्यादा इरिगेशन भी आप करते हो, तब भी अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार आप कैल्शियम वगैरह के सामान ज़्यादा यूज़ करते हो या लाइमस्टोन की आपने खुदाई की है तो उसकी धूलें अगर उड़ के आई है तो उससे भी क्या होगा, अल्कलिनिटी सैलिनिटी जो है वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है, सॉइल का टाइप काफ़ी हद तक क्या होता है, ख़राब हो जाता है ना। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और भी अगर हम देखें इंडिया में भी, अगर लैंड यूज़ पैटर्न में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर खूब हद तक खेती होती है। पंजाब वगैरह एरिया में आप देख लो तो वहाँ की जो 80% ज़मीन है उसके ऊपर वो खेती कर पाते हैं। वही असम वगैरह साइड, मिज़ोरम वगैरह वाली साइड आप देख रहे हो तो उसके अंदर 20% भी मुश्किल से खेती होती होगी, है ना। तो वो सारी ज़मीन के ऊपर डिपेंडेंट है, और कई हद तक तो ज़मीन अगर अच्छी भी होती है तो हम डिग्रेड कर देते हैं, तो अब वो उपजाऊ नहीं बची, है ना। ये कारण भी है। ठीक है, तो डिग्रेडेशन के हमने काफ़ी ज़्यादा कारण समझे। अब इस डिग्रेडेशन को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन से ही हमारा काम चलना है ना। ज़मीन से ही हमारा काम चलना है, हमको चलना भी इसके ऊपर है, हमको खाना भी इसी में से मिलता है, हमको जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी हम इसी में से खोद के निकालते हैं, है ना। तो जब हम इतना सारा कुछ ज़मीन हमको दे रही है तो फिर हमको भी तो उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये कब तक एक्सप्लॉइट होती रहेगी। एक लिमिट रहेगी एक्सप्लॉइटेशन की, फिर तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, है ना। और आने वाली जनरेशन तो फिर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर पाएगी। ठीक है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट होना ग्रेजिंग का और एफॉरेस्टेशन होना। ठीक है, हमको समझ में आता है कि चलो अपने को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं, अपने को अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकालने हैं, तो अपने को ज़मीन काटने की ज़रूरत पड़ी है, पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अगर काट रहे हो तो फिर उस सॉइल का प्रॉपर ट्रीटमेंट करो,
है ना। और फिर उसको काट के कहीं और भी आप क्या कर सकते हो, मतलब अलग जगह पर रिप्लेस भी कर सकते हो कि भैया यहाँ से इसको डिफॉरेस्ट किया तो दूसरी जगह पर हमने क्या कर दिया, वहाँ पर पेड़ लगा दिए, या फिर अभी डिफॉरेस्टेशन करें, अभी थोड़ा सा ज़रूरत हमको लग रही है तो फिर से उसी जगह पर थोड़े टाइम बाद वापस से पेड़ लगाने की कोशिश की, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, कंट्रोल्ड ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स मतलब प्लांट्स, जो प्लांट जहाँ पर हम बोते हैं उसके आसपास शेल्टर बेल्ट्स भी हम बना सकते हैं, यानी कि जो झाड़ियाँ होती है उससे कवर कर सकते हैं हम आसपास का एरिया, ताकि वहाँ पर जो है वो ग्रेजिंग ना हो, है ना, या फिर पानी ज़्यादा ना निकले, बाहर ना जाए, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग पे इसकी मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। सैंड ड्यून्स जो है वो आसपास बनाए जा सकते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कई बार ऐसा होता है कि खाली ज़मीन देखी, लोग आते हैं और कूड़ा फेंके जाते फेंके जाते फेंके जाते फेंके जाते, ऐसे में क्या होता है, सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो बस उसके ऊपर कूड़े का ढेर कूड़े का ढेर कूड़े का ढेर बनते जाता है और फिर उसके बाद में वो बहुत हद तक डिग्रेड हो जाती है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ को तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो इंडस्ट्री के सामान होते हैं या जो लिक्विड होते हैं, केमिकल डिस्चार्ज होता है, वो भी जब पानी में छोड़ दिया जाता है ना डायरेक्ट, तो पानी भी कहीं ना कहीं ज़मीन से तो जुड़ा होता है या ग्राउंड वाटर से जुड़ा होता है, तो ऐसे में जब वो ज़मीन के अंदर भी सोख होता है ना, तो ज़मीन की एसिडिटी अल्केनिटी जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। फिर उसी में हम क्या करते हैं, क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं, फिर उसी को हम खाते हैं, फिर कहते हैं आजकल तो सब्जियाँ पहले जैसी नहीं आती, तो कैसे आएगी पहले जैसा, पानी भी तो नहीं पहुँच रहा ज़मीनों के पास में, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी लाइफ के ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं ये चीज़ें, तो इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, एफ्लुएंट जो इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स है या फिर जो वेस्ट हैं उनका ट्रीटमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी काम चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। जितनी ज़मीन हमारी अच्छी बची है उतनी भी नहीं बचेगी और पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, इसीलिए पढ़ाई जा रही है। ये मत बोलना कि एग्जाम के लिए मैम लर्न करना है और छोड़ना है, इसलिए नहीं करवाई जा रही है। सारी चीज़ें इसलिए करवाई जा रही है कि कम से कम एग्जाम के लालच में तो आप पढ़ोगे, एग्जाम के लालच में तो समझने की कोशिश करोगे। ऐसे नॉर्मल कोई बंदा बैठ के आपको ये चीज़ सिखा रहा होगा तो शायद आपको ना समझ आए या इंटरेस्ट ना गेन हो। एग्जाम के डर के बहाने ही कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ें जाए तो कि कैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से हमारे एक्शंस, छोटी छोटी सी हमारी चीज़ें हमारी लाइफ को, हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा ख़राब करती है, तो हमको इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और बाकायदा अपनी लाइफ को जो है वो सुधारने की ज़रूरत है ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सुधर सके। क्लियर है। मैग्नेट ब्रेन्स पे इसी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप बढ़िया से वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हर जगह से एक्सेस कर सकते हो। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। किंडरगार्टन से 12th तक NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से बैठो और खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब लाइफ में एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।